गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट हम कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जिसमें सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी आती है स्टेट। सो मिथेनॉल, जो कि सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है, दैट इज फाउंड इन द गैसियस स्टेट। इथेनॉल वॉलेटाइल लिक्विड, वॉलेटाइल मीन्स जो इजीली अपनी स्टेट को चेंज कर ले, मीन्स यही इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा, दैट्स वाई ये लिक्विड से गैसियस स्टेट में इजीली आ जाएगा। एंड द अदर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दे आर फाउंड इन द लिक्विड और इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन की कंपैरिजन किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का, उसके कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले हाइड्रोकार्बन के साथ, ठीक है। यानी अगर हमारे पास 10 कार्बन्स वाला हाइड्रोकार्बन है तो उसकी कंपैरिजन उसी के जितने मॉलिक्यूलर मास वाले एल्डिहाइड और कीटोन से करेंगे। या फिर अगर हमारे पास सिर्फ दो ही कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो उसकी कंपैरिजन हम उसी कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले हाइड्रोकार्बन से कर सकते हैं। तो जब हम ये कंपेयर करेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं, दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू द हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। अब इसका रीजन क्या है? द रीजन बिहाइंड दिस इज द पोलर कार्बोनिल ग्रुप। तो जो पोलर कार्बोनिल ग्रुप है एल्डिहाइड में और कीटोन में, उसकी वजह से उनमें स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस आ जाती हैं, और यही स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस की वजह से वो बॉन्ड हल्का सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है एज कंपेयर टू द हाइड्रोकार्बन। तो वही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा और बॉयल करना भी डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू द हाइड्रोकार्बन। अब सेकंड, अगर हम इसी के डाइपोल डाइपोल की इंटरेक्शंस चेक करें अल्कोहल के हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, तो क्या होगा? तो हम अल्कोहल्स में जब चेक करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। That's why the boiling point of alcohol is more than the particular aldehyde and ketone of comparable molecular mass. Now the third one is कि हमने ये सीक्वेंस तो बना लिया कि सबसे ज़्यादा हो गया अल्कोहल का। अब अगर हम उनको सीक्वेंस में लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल, देन फिर एल्डिहाइड और कीटोन ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस है, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हो गया एल्केन्स का। अब बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की कि एल्डिहाइड और कीटोन में से किसका ज़्यादा होगा? तो कीटोन जो कि ज़्यादा पोलर है देन द कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, तो उसमें क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग एल्काइल ग्रुप्स हैं। हमें पता है कि कीटोन के अंदर 2 एल्काइल ग्रुप्स होते हैं और इसमें सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है। तो इस 2 एल्काइल ग्रुप्स की वजह से क्या होगा? उसका इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग इफेक्ट जो है एल्काइल ग्रुप का वो ज़्यादा हो जाएगा, और दैट्स वाई जो बॉइलिंग पॉइंट है कीटोन का, दैट विल बी स्लाइटली हायर देन द एल्डिहाइड। तो यहाँ तक हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात की। नाउ द थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी, वो क्या है? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में हम पढ़ते हैं कि जो लोअर मेंबर्स हैं एल्डिहाइड और कीटोन के, दे आर soluble in water ड्यू टू दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में इंक्रीज हो जाती है। बट जैसे जैसे हम हायर एल्काइल ग्रुप की बात करते हैं तो हम पढ़ेंगे कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि एल्काइल ग्रुप जितना बड़ा होगा, जितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा, उतनी उसकी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी उस कार्बोनिल कार्बन की ज़्यादा हो लेस हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ तक हमने मेनली इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जिसमें हम सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा। न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है तो सबसे पहले जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, शो तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों करते हैं, बट कंपेयर करें अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन की कि किस पर ज़्यादा जल्दी कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है
कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होना चाहिए, जिसको हम एक गरीब कार्बन कहते हैं। याद रखेंगे गरीब कार्बन से कि कार्बन गरीब है यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो न्यूक्लियोफाइल उस पर जल्दी अटैक करेगा। दूसरा पॉइंट है स्टीरिक हिंड्रेंस, वो लेस होनी चाहिए, मतलब भीड़ कम होनी चाहिए उस कार्बन के चारों तरफ। भीड़ कम होगी और गरीब कार्बन होगा तो न्यूक्लियोफाइल आकर वहीं अटैक करेगा। अब एल्डिहाइड और कीटोन की कंपैरिजन करें तो एल्डिहाइड के पास तो एक ही एल्काइल ग्रुप है, इसके पास 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं कीटोन के पास। तो जब एक ही एल्काइल ग्रुप है तो भीड़ कम है इस कार्बन के पास, इसके पास भीड़ ज़्यादा हो गई है। तो भीड़ कम होने की वजह से एल्डिहाइड पर न्यूक्लियोफाइल फास्टली अटैक करता है देन कीटोनिक ग्रुप। सेकेंड, बेंजल्डिहाइड की बात करते हैं। बेंजल्डिहाइड की बात करें तो बेंजल्डिहाइड हम पढ़ते हैं कि लेस रिएक्टिव है देन द एलिफेटिक एल्डिहाइड। इसको हम किस बेस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट। मतलब जो बेंजीन है वो रेजोनेंस इफेक्ट दिखाता है, जिसकी वजह से ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। हमने पढ़ा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होना चाहिए, यहाँ पर तो पहले ही बहुत अमीर कार्बन है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट शो कर रहा है। दैट्स वाई बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी एलिफेटिक एल्डिहाइड से कम हो जाती है। तो अगर हम तीनों को सीक्वेंस में लगाएं, एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और कीटोन, तो सबसे ज़्यादा एल्डिहाइड, फिर बेंजल्डिहाइड और फिर सबसे कम आ जाएगा कीटोन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और अगर एल्डिहाइड्स में भी कंपेयर किया जाए तो सबसे पहले हल्के एल्डिहाइड, फिर बल्कि, फिर बेंजल्डिहाइड आएगा। देन कीटोन में बात करें तो पहले हल्के कीटोन और फिर बल्कि कीटोन्स। तो इस तरह से कंपैरिजन हो जाएगी कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ सबसे ज़्यादा अटैक करेगा। अब अगर बेंजल्डिहाइड पर चेक करें तो देखो किस तरह से उसमें बॉन्ड मूवमेंट्स होती हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो होते हैं। तो इन्हीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से बेंजल्डिहाइड लेस रिएक्ट करता है, मीन्स बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करता न्यूक्लियोफाइल के साथ, बिकॉज इसका जो कार्बन है वो पहले से ही इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर ज़्यादा है, उसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन नहीं कह सकते। नेक्स्ट, अब हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ेंगे कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है इस चैप्टर में वो कितनी है। टोटल हमने 5 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़नी है। पहला है एडिशन ऑफ HCN, सेकेंड है एडिशन ऑफ NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, then next addition of Grignard reagent, then addition of ammonia and its derivatives, and the last one is the addition of alcohols. तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एडिशन ऑफ HCN। तो HCN कैसे इफेक्ट करता है? ये हमारे पास एक कार्बोनिल कार्बन है, वेदर इट इज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास ये कार्बोनिल कार्बन है तो इस कार्बोनिल कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज। सेम ऐसे ही हाइड्रोजन पर H डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ से CN होगा डेल्टा नेगेटिव। तो हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज वाला नेगेटिव चार्ज पर जाकर अटैक करेगा तो ये OH बन जाएगा, और CN डेल्टा नेगेटिव है तो ये जाकर कार्बन पर अटैक करेगा। तो कार्बन के साथ 2 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए थे, एक CN आकर अटैच हो गया और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ OH ग्रुप बना लेगा। इसको हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। तो इस तरह से हमारे पास एक साइनोहाइड्रिन बन गया। अब ये साइनोहाइड्रिन एल्डिहाइड का भी हो सकता है और कीटोन का भी हो सकता है। तो अगर हम एल्डिहाइड के साइनोहाइड्रिन कैसे बनेगा इसकी बात करें तो एल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन कैसे बनाएंगे हम? तो सपोज हमने सबसे पहला लिया एसिटल्डिहाइड। अब ये एसिटल्डिहाइड पर कैसे अटैक, जैसे हमने ऊपर मैकेनिज्म पढ़ा था वैसे ही अटैक कर दो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चली जाएगी और CN कार्बन के पास आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसको हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अब ये एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। हाइड्रोलिसिस में हमने यहाँ से वाटर रिमूव करवाना है। हाइड्रोलिसिस झाड़ू लगानी है एक तरह से। तो यहाँ से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ ये CH3CH ऑलरेडी था तो हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया। ये जो N है वो COOH में, यानी CN ग्रुप COOH में कन्वर्ट कर दो, बाकी एज इट इज़ हो जाएगा। तो हम इस कंपाउंड को कॉमनली क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब अल्फा कार्बन पर COOH के नेक्स्ट देख रहे हैं तो अल्फा कार्बन है, उसी अल्फा कार्बन पर ही दोनों ग्रुप लगे हुए हैं।
हाइड्रोक्सी ग्रुप भी लगा है और कार्बोक्सिलिक भी लगा है, तो नाम होगा अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका कॉमन नेम है लैक्टिक एसिड। और अब अगर हम उसी लैक्टिक एसिड की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करवाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये तीन चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी, यानी CH3CH और OH। बट जो तीसरा ग्रुप है यानी जो COOH ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल कन्वर्ट इनटू CH2NH2। तो हम इसका नाम रखते हैं 1 अमीनो प्रोपेन 2 ओल। 1 अमीनो ग्रुप लगा है, फर्स्ट कार्बन पर ही 1 पेयर अमीनो ग्रुप लगा है, और ये है प्रोपेन 2 ओल। प्रोपेन है ना, 3 कार्बन की चेन बन रही है, और सेकेंड कार्बन पर ये OH ग्रुप है, यानी CH3CH OH एंड CH2NH2 1 अमीनो प्रोपेन 2 ओल। तो एल्डिहाइड की सबसे पहले हमने क्या की? HCN के एडिशन से एस साइनोहाइड्रिन बनाया, फिर हमने उसकी हाइड्रोलिसिस की तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, फिर उसकी रिडक्शन कर दी तो हमारे पास आ गया 1 अमीनो प्रोपेन 2 ओल। तो इस तरह से एसिटल्डिहाइड से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। सेम ऐसे ही अगर हम कीटोन के साथ में HCN की रिएक्शन करवाएं तो ये हमारे पास है एसीटोन। फिर से वही सेम, ये होगा डेल्टा पॉजिटिव, ये होगा डेल्टा नेगेटिव। पॉजिटिव जाएगा ऑक्सीजन के पास और CN जाएगा कार्बन के साथ। तो ये हो गया हमारे पास इंटरमीडिएट कि इस कार्बन के साथ ऑलरेडी ये 2 मिथाइल ग्रुप थे, एक CN में कन्वर्ट हो गया और एक OH में कन्वर्ट हो गया। इसका नाम है एसीटोन साइनोहाइड्रिन। फिर हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई, हाइड्रोलिसिस करवाने से ये CN ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो गया, बाकी एज इट इज। इसका नाम है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। इसका इंटरमीडिएट का नाम था एसीटोन साइनोहाइड्रिन, हाइड्रोलिसिस के बाद जो बना वो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है। तो ये पॉइंट मेन है, आपको जो याद रखना है वो है कि जब भी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स बने हैं दैट मीन्स इट इंडिकेट्स द यूज ऑफ HCN ओवर द कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब जहां पर भी प्रोडक्ट्स में आपको अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड मिल जाए तो आप समझ लेना कि HCN की एडिशन हुई है किसी भी कार्बोनिल कार्बन पर। नाउ द सेकेंड रिएक्शन में है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3 से इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करवाएंगे। फिर से हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, डेल्टा पॉजिटिव है Na के साथ में और HSO3 है डेल्टा नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन के साथ, तो ये बन गया ONA, और नेगेटिव जाएगा डायरेक्ट कार्बन के ऊपर यानी HSO3। अब क्या होगा? यहां से प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा। प्रोटॉन ट्रांसफर मीन्स ये हाइड्रोजन तो चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास और सोडियम आ गया इस SO3 के पास। प्रोटॉन ट्रांसफर के बाद हमारे पास ये कंपाउंड मिला। इस कार्बन के साथ 2 तो बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए थे, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन चली गई तो OH, सोडियम इसके पास आ गई तो SO3Na। इसका नाम है बायसल्फाइट। ये एक एडिशन प्रोडक्ट है, बायसल्फाइट एडिशन प्रोडक्ट, जो एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, यानी क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है। दैट्स वाई इसी रिएक्शन को हम डिस्टिंग्विश टेस्ट में यूज करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स की, कि जब भी कार्बोनिल का डिस्टिंग्विश टेस्ट करना है तो कौन सा होता है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट। कि अगर हम उस कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड डालेंगे तो क्रिस्टल्स बन जाएंगे। तो जब भी क्रिस्टल्स बने इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये हमने 2 रिएक्शंस पढ़ी हैं आज। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी की रिएक्शंस कंप्लीट करेंगे। आज आपको यहाँ तक कंप्लीट करनी है।